Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. We are going to discuss what is the physiology, chapter number 1. First of all, we are going to discuss physiology introduction. What is physiology? As you people know, जैसा कि हमें इस बात को पता है कि इंसान की जो बॉडी है उसके अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शन के लिहाज से जो है मुख्तलिफ किस्म की चेंजिंग भी आती हैं बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर या फिर उसके फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक कंसर्न है फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? फिजियोलॉजी है क्या? फिजियोलॉजी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम बॉडी की फंक्शंस को देखते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर हम बॉडी के फंक्शंस को किसको देखते हैं? फंक्शंस को। ठीक है, यहाँ पे है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बेसिकली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में हम बॉडी की स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। ठीक है, और फिजियोलॉजी में उसके फंक्शन पे। अब यहाँ पे वर्ड है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसको इस तरह से लिखा भी जाता है और पढ़ा तो कम जाता है मगर लिखा ज़्यादा जाता है। एनाटॉमी, इसका मतलब क्या है? एनाटॉमी। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इसमें क्या देखते हैं? बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, एंड फिजियोलॉजी मीन P-H-I-Z-O-L-O-G। इट्स मीन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द बॉडी इन फिजियोलॉजी। ठीक है, अब हमारा जो मेजर कंसर्न है या मेजर फोकस है आज के लेक्चर में, उसमें हमने देखना है कि हमारे पास फिजियोलॉजी है क्या। ठीक है, पहले हम फिजियोलॉजी को देखेंगे, बाद में हम एनाटॉमी को देखेंगे। ठीक है, फिजियोलॉजी इज बेसिकली कंपोज ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, फाइसिस एंड लोगस। फाइसिस and logos. These are two basic Greek words. Physis mean function. Physis mean function, and logos mean study. Logos mean study. In physiology, we are going to discuss the basic function of the human body, or we are going to study the basic function of human body. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सब डिवीजन की, तो सब डिवीजन में हमने फिजियोलॉजी को किस तरह से सब डिवाइड किया है? हमने किया है टाइप के बेस पे, टाइप ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है न्यूरोफिजियोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। ठीक है, सब डिवीजन कितनी बेस पे है? 3 बेस पे है। टाइप ऑफ ह्यूमन, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, न्यूरोफिजियोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, etc। ठीक है, अब न्यूरो मीन हमारे जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स, ब्रेन में जितनी भी न्यूरॉन्स जो हैं वो वर्क कर रही हैं। ठीक है, उनकी भी एक अपनी फिजियोलॉजी है। ठीक है, उनका अपना
फंक्शन है जिसकी बेस के ऊपर वो वर्क कर रही है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स की कोई वर्किंग नहीं है या उनका कोई फंक्शन नहीं है, नहीं। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, उनकी अपनी वर्किंग है। उस बेस पे हम उसको कहते हैं न्यूरो फिजियोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम ये देखते हैं कि फिजियोलॉजी के अंदर सेल क्या चीज़ है। हमारी जो बॉडी है, बॉडी में क्या है, सेल है। हमारी बॉडी जो है वो बनी किस चीज़ से है, सेल से बनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द सेल? सेल इज द बेसिक, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर and functional unit of life। ठीक है, what is the cell? It is the basic structural and functional unit of life, that is called cell। now अब हम ये देखेंगे कि सेल की टाइप्स कितनी हैं। यहाँ पे एक वर्ड है NMCID, नर्व सेल, मसल सेल, ठीक है, इम्यून सेल एंड ब्लड सेल। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव सेल, ठीक है। हमारे पास कितने टाइप्स हैं? नर्व सेल, मसल सेल, इम्यून सेल, कनेक्टिव सेल एंड ब्लड सेल। NMCID, ये हमने बेसिक टाइप्स के बारे में बता दिया। ठीक है, इंसान की बॉडी जो बनी है वो सेल से बनी है। ठीक है, आगे उसकी फर्दर टाइप्स हैं। नर्व सेल जो कि हमारे ब्रेन में होते हैं, मसल सेल जो कि हमारे मसल में होते हैं, कनेक्टिव सेल जो कि हमारे टिश्यूज के अंदर होते हैं, इम्यून सेल जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम है जिसकी बेस पे हमारी बॉडी जो है वो डिजीज़ के अगेंस्ट डिफेंस करती है, अपने आप को डिफेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इम्यून सेल। और ब्लड सेल, जैसा कि हमारे ब्लड के अंदर RBCs हैं, WBC हैं, प्लेटलेट हैं, ये सारे हमारे पास ब्लड सेल में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि सेल की ऑर्गेनेलीज क्या है। व्हाट इज दी ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल? सेल की ऑर्गेनेलीज मतलब सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, उनकी हम बात करते हैं। सेल तो बेसिकली एक पूरे खुलियों को हम कहते हैं ना, जिसके अंदर उसके अंदर भी तो कुछ चीज़ें हैं जो वर्किंग करती हैं, जो बॉडी की वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल। सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आर, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो सेल मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके स्ट्रक्चर में क्या कौन सी इसकी ऐसी स्ट्रक्चर है जिसकी बेस पे हम इसको सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ठीक है, सबसे पहली
बात तो ये है कि ये हमारे सेल के आउटसाइड होती है, ठीक है, आउटसाइड होती है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे इसकी डिटेल मैंने डायग्राम बनाई हुई है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, ठीक है, उसको हम देखते हैं। ये हमारे पास, हाँ ठीक है, इसके बाद जो है ना स्ट्रक्चर से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ सेल की कंपोजिशन क्या है, सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। सेल के अंदर वाटर होता है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, लिपिड एंड CHO मीन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब वाटर कितने परसेंट होते हैं, वाटर हमारे पास होते हैं 65 से 80%। ये वाटर हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद अगर जब भी वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर या हमारे सेल के अंदर, तो उसकी जो सेल का जो साइज होता है वो श्रिंक हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो वाटर जो है वो किसी भी सेल की मेंटेनेंस के लिए बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। वैसे तो जितने भी हमारे पास हैं, वाटर है, प्रोटीन है, इलेक्ट्रोलाइट है, कार्बोहाइड्रेट है, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है, मगर वाटर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सेल को अलाइव रखने के लिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो मेम्ब्रेन है आउटसाइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको मैंने बताया था कि ये सेल के बाहर होती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, MC मीन माइटोकॉन्ड्रिया, और सेल के अंदर वैक्यूल भी होता है, सेंट्रियोल भी होता है, ठीक है, सेंट्रियोल। उसके बाद ये है वैक्यूल, यहाँ पे है लाइसोसोम, और ठीक है, इधर है हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियर कोर, ठीक है। उसके बाद बाकी भी इसमें चीजें होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल्स की जैसी। अब हम बात कर रहे थे सेल की, सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पूरी डायग्राम बना दी है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है किधर, ये वाली जो है सेल के बाहर जो हमारे पास एक बाउंड्री है, ये
सारी, ठीक है। इसको हम लोगों ने किस चीज का नाम दिया है, किस चीज का नाम दिया है, सेल मेम्ब्रेन का या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ठीक है। उसके बाद इसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है, जिसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। अभी हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ये जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी हमने स्ट्रक्चर भी देख ली, इसकी कंपोजिशन भी हम लोगों ने देख ली, ठीक है, और हम लोगों ने इसकी टाइप्स भी देख ली, इसको डिफाइन भी कर लिया। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या थे कि ये प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन देती है सेल को, आयन के पैसेज को पॉसिबल बनाती है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जितने भी हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल होते हैं या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस होती हैं, उनके लिए उनके पैसेज में ये बैरियर प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुए, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है, सॉरी इधर लिख दिया है मैंने, अब ऊपर लिख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। अब यहाँ तक स्टोरी थी सेल मेम्ब्रेन की। अब हम देखते हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म क्या है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब भी एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है, दो चीजें होंगी, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये दो चीजें होंगी। उसके बाद उसमें कुछ ऑर्गेनेलिज भी पाई जाएंगी, ठीक है, सेल की ऑर्गेनेलिज भी होती हैं। हमारे पास जो बेसिक है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब हमने डिस्कस करना है कि ये साइटोप्लाज्म होता क्या है। साइटोप्लाज्म में होता है एक साइटोसोल का पोर्शन, ठीक है। साइटोसोल क्या होता है, अ क्लियर फ्लूइड होता है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उस फ्लूइड वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसोल, फ्लूइड पोर्शन, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म होता क्या है, देखो साइटोसोल बता दिया क्या चीज है, ऑर्गेनेलिज की मैंने पीछे बात की है, सेल के ऑर्गेनेलिज में हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन, जब भी सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज प्लस साइटोसोल, उनको हम कलेक्टिवली तौर पे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्योंकि सेल के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो साइटोप्लाज्म होता है और उस साइटोप्लाज्म में सेल की ऑर्गेनेलिज भी हैं और साइटोसोल वाला पोर्शन भी है, इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कलेक्टिवली तौर पे कहते हैं कि ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब उसके बाद हम अगर
जोन की बात करते हैं तो इसके कितने जोन हैं? साइटोप्लाज्म के जोन कितने हैं? इसके दो जोन हैं हमारे पास, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। ये जो एक्टोप्लाज्म होता है ये होता है आउटसाइड। कहाँ पे होता है? आउटसाइड। ठीक है, साइटोप्लाज्म का जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्टोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्म क्या होता है? ये होता है इनसाइड, इनसाइड टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्म। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वही सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास सेल के अंदर होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है राइबोसोम्स क्या होते हैं। व्हाट इज द राइबोसोम्स? राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स जो होते हैं इनका काम होता है, ये हमारे पास एक टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होते हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोम्स आर द टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इट इज द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है राइबोसोम। ठीक है, इसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, इसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। मतलब इसके साथ साथ कोई भी हमारे पास मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे होता है एक पोर्शन होता है 5 to 3 एंड, 5 to 3 एंड। ये एक मैसेंजर आरएनए होता है, उसका पोर्शन है 5 से 3 एंड तक। ठीक है, वैसे तो इसकी बहुत बड़ी डिटेल है, अगर हम टू दी पॉइंट बात करें क्योंकि हमारा डिटेल के साथ कंसर्न नहीं है, फिलहाल हमने टू दी पॉइंट रहना है अपने टॉपिक पे और अपनी बुक पे। 5 to 3 एंड है मैसेंजर आरएनए का। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोन का पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या है? ये प्रोटोन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होता है। प्रोटोन के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होता है। इस ट्रांसफर आरएनए का काम होता है आरएनए को ट्रांसफर करना। क्या काम होता है? ट्रांसफर करना। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे ये है GPPC। इसका मतलब है ग्रोइंग पोली पेप्टाइड चेन। GPPC स्टैंड फॉर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, मतलब यहाँ से H to N ये एक ग्रुप टूटेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। इस तरह से जो है इसका जो सीक्वेंस होता है या इसका जो काम होता है वो चलता रहता है राइबोसोम्स का। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें
तो यहाँ पे एक लार्ज सब यूनिट है, ठीक है। ये वाली जो सब यूनिट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज सब यूनिट। उसके बाद एक मैसेंजर आरएनए है 5 to 3 एंड तक। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफर आरएनए है जिसका काम होता है आरएनए को ट्रांसफर करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है जिससे जो H2N ये ग्रुप है, जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा उसके बाद इसके बिहाइंड दूसरा ग्रुप आ जाएगा, फिर और आ जाएगा, फिर और आ जाएगा, ठीक है। आप समझ जाइए आपके पास कि ये राइबोसोम होते क्या हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं ये हमारे पास टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, इनके लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो किस्म की टाइप्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम एंड फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम का क्या काम है, इसका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। और ये जो फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम है इसका काम क्या है, इसका काम है साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ये बात याद रखनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। जो फ्री फ्लोटिंग है वो करेगा तो प्रोटीन की, मगर कौन सी प्रोटीन की, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन की, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें कि राइबोसोम्स के फंक्शन कौन कौन से हैं, तो ये एक काम करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, एक करेगा ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा करेगा ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन है क्या चीज, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन हमें कैसे याद करना है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, यहाँ पे मैंने बताया था कि एक मैसेंजर आरएनए का थ्रेड है जिसका काम होता है राइबोसोम को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हुई कि मैसेंजर आरएनए जो है वो बनेगा डीएनए से, ठीक है। मतलब ये हमारे पास डीएनए है, जब इससे बनेगा मैसेंजर आरएनए तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद फर्दर है ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन क्या होती है, ट्रांसलेशन जो होती है जब इस मैसेंजर आरएनए से हमारे पास बन जाएगी प्रोटीन, तब हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ये होता है हमारे पास ट्रांसलेशन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास राइबोसोम के बारे में। अब हम देखते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है, व्हाट इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था कि हम डिस्कस करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, माइटोकॉन्ड्रिया को और न्यूक्लियस को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है और उसको क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम को बनाएगा और उसको ट्रांसफर भी करेगा, ठीक है।
बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गाल्जी कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या था, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी क्वेश्चन। उसके बाद इसको हम कहते हैं सिस फेस। अब यहाँ से क्या होता है, एक वेसिकल आएगा, ये जो छोटे वाला आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेसिकल। अब यहाँ से ये एक वेसिकल आएगा, ठीक है, और यहाँ से ये इंटर होगा, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। ये इसका एक फेस है जिसको हम लोग कहते हैं सिस फेस। इसकी जो फॉर्म है, शेप है, वो कुछ इस तरह से होती है जिसकी बेस पे इसको कहा जाता है सिस फेस, ठीक है। और ये वेसिकल वहाँ से आएगा और यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। इस वजह से हमने यहाँ पे बताया है कि ये हमारे पास है आउट गोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ठीक है। अब हम अगर इसके फंक्शंस की बात करें कि इसके फंक्शंस कौन से हैं, तो इसके फंक्शंस में आता है कि ये लाइसोसोम को बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम एंड सीक्रेटिंग सेल। दो फंक्शन हैं, लाइसोसोम फॉर्मेशन एंड सीक्रेटिंग सेल, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कौन से दो फंक्शन हैं, लाइसोसोम को बनाएगा और सीक्रेटिंग सेल को बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया है पीछे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थोड़ा सा बताया था कि इसका काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है। इसका काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की, तो ये हमारे पास दो किस्म की टाइप्स हैं। एक हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे कि हमें इसका नाम बता रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब वो रफ है, उसके ऊपर क्या होंगे, छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होंगे, ठीक है। इस तरह से ये जो है हमारे पास छोटे छोटे से ये ग्रेन्यूल्स, इसको हम लोग इसी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए ग्रेन्यूलर। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं ए ग्रेन्यूलर। क्या कहते हैं, ए ग्रेन्यूलर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ए ग्रेन्यूलर, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं है। अब ये हमने क्या देखा है, हमने देखा है 3 डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एनालिसिस किया 3 डायमेंशनली। उसमें हम लोगों ने न्यूक्लियस देखा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा है जिसके ऊपर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा है जिसके ऊपर ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की और न्यूक्लियस की, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है ये ट्यूब्यूल्स की शेप में होता है, यहाँ पे दिखाया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कौन सी फॉर्म में है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, वो सेल टू सेल वेरी करता है। इसकी
शेप भी डिफरेंट होती है, ठीक है। कंपोजिशन में इसके अंदर प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं? P मीन प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका काम होता है एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। इसका क्या काम होता है? सिंथेसिस ऑफ द एटीपी, ठीक है। इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको सेल का क्या कहा जाता है? जिसको सेल का कहा जाता है पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर पे आ जाए तो हमारे पास ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे है, इधर इसका इस पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, ठीक है। इस पोर्शन में होता है डीएनए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम। ये हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब उसके बाद है हमारे पास लास्ट न्यूक्लियस। सेल बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास अभी जो हमारे पास लास्ट है वो न्यूक्लियस है। वैसे इसका कुछ फर्दर जो है पार्ट हो रह गया है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइनलाइज करेंगे टिश्यू का, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो है ये सेल की जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अगर हम साइज की बात करते हैं तो वो भी वेरी करता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें होता है न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमारे पास जो है न्यूक्लियस की कंपोजिशन भी, जिसमें प्रोटीन है, लिपिड्स हैं और ये वाली चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या करता है? ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस हमारे पास आज के लेक्चर में हमारे पास ये टॉपिक फाइनलाइज हो गए हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक बताया था कि यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन दिखाया हुआ है, ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये वाला क्वेश्चन था। ये हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये जो हमारे पास एक क्वेश्चन दिखाया गया है ये था कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और ये है लिपिड, ये टेल है, ये हमारे पास टेल है, ठीक है। ये किसकी बनी होती है? लिपिड की। लिपिड की क्या कौन सी चीज़ होती है? टेल की, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पोर्शन होता है हेड वाला, ये होता है कोलेस्ट्रॉल पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रोटीन। ये प्रोटीन इम्बेड होती है, ये हम बात कर रहे थे इसी की स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में ये हमारे पास फॉस्फोबाइलिपिड इन नेचर होती है, हाँ जी। ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी ये फॉस्फोबाइलिपिड इन नेचर होती है। ये पोर्शन सॉरी लास्ट पे रह गया था,
बताने में। तो यहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और ये हमारे पास होता है फास्फोलिपिड। हेड वाला पोर्शन क्या होता है, फास्फोलिपिड का होता है। और यहाँ पे ये जो प्रोटीन होती है ये एम्बेड होती है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा और इंशाल्लाह आएगा। तो बाकी जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है थोड़ा सा टिश्यू वगैरह वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना जो है ना वो काफ़ी है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।